अक्सर जब भाषा के इतिहास की बात होती है ना, तो दिमाग में हमेशा सदियों का एक धीमा और उबाऊ सा प्राकृतिक विकास आता है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही आम धारणा है ये। हम मानकर चलते हैं कि भाषा का स्वरूप पीढ़ियों के क्रमिक बदलाव से ही तय होता है। राइट। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटते हुए अपना रास्ता बना रही हो, जिसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। और जहां किसी एक व्यक्ति का प्रभाव बहुत सीमित होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई एक इंसान अचानक इस पूरे परिदृश्य में आता है और उस पूरी नदी का बहाव, उसका रंग, मतलब उसका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख देता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। अगर हम आज की तकनीक की भाषा में बात करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी पुराने हैंग हो रहे और धीमे चल रहे कंप्यूटर को रातों रात एक बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिल गया हो। हाँ, एक ऐसा अपडेट जिसने सिर्फ भाषा की कोडिंग ही नहीं बदली, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वालों की पूरी सूची बदल दी। एग्जैक्टली। और उस सॉफ्टवेयर अपडेट ने हिंदी साहित्य को दरबारों और महलों की चारदीवारी से निकालकर सीधे सड़क पर आम आदमी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। क्या बात है। इस कालखंड को साहित्य के इतिहास में सिर्फ रचनात्मकता का दौर नहीं कहा जाता, इसे जागरण सुधार काल यानी अवेकनिंग एंड रिफॉर्म का नाम दिया गया है। मतलब एक सोए हुए समाज को झकझोर कर जगाने की कोशिश। बिल्कुल, और उसकी वैचारिक कमियों को सुधारने का एक बहुत बड़ा और सुनियोजित सांस्कृतिक आंदोलन था ये। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं, जिनमें विकिपीडिया के विस्तृत ऐतिहासिक आर्काइव से लेकर अपनी माटी और हिंदी सारंग जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं की गहरे विश्लेषणात्मक लेख शामिल हैं, और स्टडी पॉइंट 24 के रिसर्च नोट्स भी हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल, वे नोट्स भी हैं। तो ये सब हमें इसी सॉफ्टवेयर अपडेट की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हमारा आज का मिशन है 1900 से लेकर 1920 तक के उस द्विवेदी युग को डिकोड करना, जिसने आधुनिक हिंदी भाषा का वो पूरा ढांचा गढ़ा जिसे आज हम और आप इस्तेमाल करते हैं। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे केवल एक पत्रिका और मुट्ठी भर कवियों ने मिलकर एक पूरे समाज की चेतना को नया आकार दे दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस भारी भरकम भाषाई सॉफ्टवेयर अपडेट का ये चीफ इंजीनियर आखिर था कौन? इस पूरे वैचारिक और भाषाई बदलाव के केंद्र में थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, आचार्य द्विवेदी जी, और इन्हीं के नाम पर इस पूरे 20 साल के कालखंड को द्विवेदी युग कहा जाता है। 1903 में जब उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला ना, तो तब हिंदी की स्थिति बहुत ही अराजक थी। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, कोई मानक व्याकरण नहीं था, शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग में कोई एक रूपता नहीं थी, जिसे जो समझ आ रहा था वो अपनी स्थानीय बोली के हिसाब से लिख रहा था। तो स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी की भूमिका किसी सामान्य संपादक जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो तो कुछ और ही स्तर पर काम कर रहे थे। उनका काम तो एक बेहद सख्त कोड रिव्यूअर जैसा था। हाँ, ये कोड रिव्यूअर वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है उन पर। जैसे टेक की दुनिया में कोई सीनियर प्रोग्रामर किसी जूनियर के लिखे कोड की एक एक लाइन चेक करता है ना, और अगर कोड में एक भी बग या सिंटैक्स एरर हो तो पूरा का पूरा कोड रिजेक्ट कर देता है। एकदम वही तरीका था उनका। ठीक वैसे ही द्विवेदी जी किसी भी अव्यवस्थित और व्याकरण विहीन रचना को लाल स्याही से सुधारते थे। कई बार तो वे पूरी की पूरी कविता ही दोबारा लिख डालते थे, और तभी उसे सरस्वती में छपने की अनुमति मिलती थी। और उस लाल स्याही का खौफ उस दौर के बड़े बड़े लेखकों में था। लाल स्याही का खौफ सच में कमाल की बात है। द्विवेदी जी का स्पष्ट मानना था कि अगर भाषा में अनुशासन नहीं होगा तो वो भाषा किसी गंभीर वैचारिक विमर्श का भार नहीं उठा पाएगी। उस समय एक बहुत बड़ी भाषाई विसंगति चल रही थी, जिसे दूर करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। विसंगति? कैसी विसंगति? विसंगति ये थी कि गद्य मतलब कहानियां, निबंध और लेख वो तो खड़ी बोली हिंदी में लिखे जाने लगे थे, लेकिन पद्य यानी कविताएं वो अभी भी पुरानी ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थीं। अरे ये तो बहुत अजीब स्थिति है। मतलब अगर मैं कोई कहानी लिख रहा हूं तो उसकी भाषा अलग होगी, और अगर मैं उसी विषय पे कविता लिख रहा हूं तो भाषा बिल्कुल बदल जाएगी। जी हाँ, यही द्विवेदी जी का तर्क था। उन्होंने इस दोहरी व्यवस्था को प्राकृतिक नियम के विरुद्ध घोषित कर दिया। प्राकृतिक नियम के विरुद्ध?
उनका कहना था कि जिस भाषा में हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, जिस भाषा में हम सोचते और बोलते हैं ना, हमारी कविता भी उसी भाषा में होनी चाहिए। पॉइंट है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ब्रज भाषा के समर्थकों ने इसका काफी विरोध किया था। बहुत विरोध हुआ था। ब्रज भाषा के समर्थकों का तर्क था कि खड़ी बोली बहुत खड़ी है, यानी कठोर और नीरस है। उसमें वो संगीत और लोच नहीं है जो कविता के लिए चाहिए। तो ब्रज भाषा तो वैसे भी अपनी मिठास के लिए जानी जाती है, तो द्विवेदी जी ने इस प्रतिरोध का सामना कैसे किया? उन्होंने खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों का मानक माध्यम बनाने की ठान ली और इसके लिए लेखकों को प्रेरित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस भाषाई क्रांति के लिए उन्होंने जो व्यक्तिगत कीमत चुकाई वो अकल्पनीय है। हाँ, स्रोतों में उनके इस त्याग का जो जिक्र है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। 1900 के दशक की शुरुआत में द्विवेदी जी GIP रेलवे झांसी में काम करते थे। बिल्कुल, और उनकी तनख्वाह कितनी थी, याद है आपको? जी, उस जमाने में उनकी तनख्वाह 200 रुपए महीने थी। मतलब आज के हिसाब से ये लाखों रुपए की एक बेहद सुरक्षित और शानदार सरकारी नौकरी थी। 200 रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन अपने उच्च अधिकारी से स्वाभिमान के किसी मुद्दे पर विवाद हो जाने के कारण उन्होंने वो नौकरी बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन स्वीकार किया, मात्र 20 रुपए महीने पर। 20 रुपए? मतलब 200 रुपए से सीधे 20 रुपए पर आना। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये अपने विजन के लिए खुद को झोंक देना था। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे रखकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए ऐसा त्याग करता है ना, तो उसके शब्दों में एक अलग ही नैतिक अधिकार आ जाता है। हाँ, लोग उसकी बात फिर गंभीरता से सुनते हैं। द्विवेदी जी की उस लाल स्याही को लोग इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि सामने बैठा व्यक्ति हिंदी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आया है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी बताइए। जब आप किसी भाषा को इतना व्याकरण सम्मत, इतना अनुशासित, या यूं कहें कि इतना कठोर बना देते हैं और हर चीज को नियमों के चश्मे से देखने लगते हैं, तो क्या भाषा की जो स्वाभाविक रचनात्मकता है, उसका जो नेचुरल फ्लो है, वो खत्म नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब कविता तो भावनाओं का आजाद बहाव है ना। अगर कवि हर समय व्याकरण की गलतियों के डर से सहमा रहेगा, तो क्या वो भाषा बहुत ज्यादा यांत्रिक और नीरस नहीं हो जाएगी? शुरुआत में ऐसा हुआ भी था और कई आलोचकों ने द्विवेदी युगीन काव्य पर नीरसता और इतिवृत्तात्मकता का आरोप लगाया। रुकिए, इतिवृत्तात्मकता, इसका क्या मतलब है? इतिवृत्तात्मकता का मतलब है किसी घटना का सिर्फ सीधा सपाट विवरण देना। अच्छा। जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही हो कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ। इसमें भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान कम थी और उपदेश या तथ्य ज्यादा थे। समझ गया। लेकिन हमें उस दौर के ऐतिहासिक आवश्यकता को समझना होगा। एक बिखरी हुई दिशाहीन भाषा को सबसे पहले एक मानक ढांचे की जरूरत थी। रचनात्मकता को खिलने के लिए भी एक मजबूत कैनवस चाहिए होता है ना। हाँ, बिना कैनवस का पेंटिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल। द्विवेदी जी व्याकरण की उसी जमीन को समतल कर रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उस पर अपनी भावनाओं का महल खड़ा कर सकें। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब व्याकरण का वो मजबूत कैनवस तैयार हो गया, तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इस नई परिष्कृत भाषा में आखिर लिखा क्या जाए। और यहीं से द्विवेदी युग में विषयों का वो भारी बदलाव देखने को मिलता है जिसने साहित्य की पूरी दिशा ही पलट दी। भारतेंदु युग तक, क्या उससे पहले के रीतिकाल में देखें तो कविता का दायरा बहुत ही सीमित था। रीतिकाल की कविता मुख्य रूप से सामंती दरबारों के मनोरंजन के लिए थी। उसका मुख्य विषय नायिका भेद, श्रृंगार रस, ऋतु वर्णन या राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा हुआ करता था। महलों की चार दीवारी में कैद थी कविता। हाँ, एकदम कैद थी। स्रोतों में द्विवेदी जी का एक बहुत ही कड़ा निर्देश दर्ज है। उन्होंने अपने समय के लेखकों को साफ साफ कह दिया कि अब केवल नायिका भेद या श्रृंगार पर लिखने का समय लग चुका है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है इस पर। जी, वो कथन था कि चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक,
बिंदु से लेकर समुद्र तक, जल, आकाश, पृथ्वी सभी कविता के उपयुक्त विषय हैं। क्या कमाल की बात कही थी उन्होंने। और उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे रूखे विषय पर संपत्ति शास्त्र नाम की किताब लिखी। विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों पर लिखने को भी बराबर बढ़ावा दिया। सिर्फ मौलिक लेखन ही नहीं, उन्होंने वैश्विक ज्ञान को हिंदी में लाने का प्रयास किया। हर्बर्ट स्पेंसर की एजुकेशन और जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी जैसे उस समय के सबसे प्रखर वैचारिक और दार्शनिक कार्यों का हिंदी अनुवाद किया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये इस बात का संकेत था कि हिंदी सिर्फ कविता पाठ की भाषा नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक और जटिल विचारों को व्यक्त करने में भी पूरी तरह से सक्षम होगी। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब के दरवाजे अचानक आम जनता के लिए खोल दिए गए हों। बहुत सही एनालॉजी है ये। पहले उस वीआईपी क्लब में सिर्फ राजकुमारियों का सौंदर्य, विलासिता की बातें या देवी देवताओं की लीलाएं ही एंट्री पा सकती थी। लेकिन अब उस क्लब में एक आम किसान, एक छोटी सी चींटी, समाज का सबसे गरीब भिखारी या कोई जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत भी पूरे हक के साथ शान से बैठ सकता था। ये साहित्य का एक तरह का संपूर्ण लोकतंत्रीकरण था। और इस लोकतंत्रीकरण का उद्देश्य केवल विषयों को बढ़ाना नहीं था। साहित्य अब केवल फुर्सत के समय का मनोरंजन नहीं रह गया था। ये समाज सुधार, राष्ट्रीयता और मानववाद का एक बेहद शक्तिशाली टूल बन चुका था। बिल्कुल टूल बन गया था वो। लेकिन किसी भी बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए केवल एक अच्छे निर्देशक या एडिटर का होना काफी नहीं है ना। द्विवेदी जी को ऐसे महान अभिनेताओं या रचनाकारों की आवश्यकता थी जो उनकी इस वैचारिक कांति को आम जनता के दिलों तक पहुंचा सकें। और ऐसे दो महारथी उन्हें मिले भी। हाँ। उनके दो सबसे प्रमुख शिष्य जिन्होंने अपनी कलम से इस पूरे युग को जीवंत कर दिया, वो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। हरिऔध जी का योगदान तो सीधे तौर पर द्विवेदी जी की उस चुनौती का जवाब था कि खड़ी बोली में कोई महाकाव्य नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, मतलब एक सीधा चैलेंज था। हाँ, तो 1914 में उन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की। 17 सर्गों का ये विशाल ग्रंथ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। एक ऐसी भाषा जिसे लोग कविता के लिए कठोर मानते थे, उसमें 17 सर्गों का एक महाकाव्य लिख देना कोई छोटी बात नहीं थी। प्रिय प्रवास के बारे में जो तथ्य मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो है इसका एकदम नया दृष्टिकोण। हम सब राधा और कृष्ण की पारंपरिक कथा से वाकिफ हैं, है ना? बिल्कुल, सदियों से वाकिफ हैं। सदियों से उन्हें पूर्ण रूप से ईश्वर और उनकी चमत्कारिक लीलाओं के रूप में ही पूजा और पढ़ा जाता रहा है। लेकिन हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में इस पूरी छवि को ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने कृष्ण को एक बिल्कुल नए रूप में पेश किया। उन्होंने कृष्ण को केवल अवतार नहीं बल्कि एक लोक सेवक और एक आदर्श मानव के रूप में चित्रित किया। हाँ। कृष्ण कह रहे हैं कि विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। यानी हर प्राणी की विपत्ति में रक्षा करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और राधा, जो पारंपरिक तौर पर कृष्ण के वियोग में सिर्फ आंसू बहाती हुई दिखाई जाती हैं, वे यहाँ अपने व्यक्तिगत दुख को भूलकर विश्व कल्याण की कामना कर रही हैं। ये तो धर्म और अध्यात्म का पूरा समाजीकरण हो गया। एग्जैक्टली, यही द्विवेदी युग का सबसे प्रखर मानववाद था। ईश्वर को मंदिरों से निकालकर सीधे समाज सेवा से जोड़ देना। धर्म का मतलब अब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि मानवता की सेवा बन गया था। क्या बात है। और यही राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना हमें उनके दूसरे महारथी शिष्य मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में अपने चरम पर मिलती है। मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने 1912 में भारत भारती लिखकर पूरे देश में तहलका मचा दिया। तहलका शब्द बिल्कुल सही है इसके लिए। रिसर्च नोट्स बताते हैं कि भारत भारती ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी अभूतपूर्व लहर दौड़ाई कि ब्रिटिश सरकार तक इस किताब के प्रभाव से घबरा गई थी। हाँ, ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई थी। भारत भारती सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं था, ये 3 कालखंडों में बटा हुआ एक आईना था। ये पूछ रहा था कि हमारा अतीत कितना शानदार था, वर्तमान में हमारी कितनी दुर्दशा हो गई है और हमारा भविष्य क्या होगा। और इसी रचना के गहरे प्रभाव के कारण महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। उस समय के स्वाधीनता संग्राम में भारत भारती एक मैनिफेस्टो की तरह काम कर रही थी। लोग इसे गाते थे। प्रभात फेरियों में लोग बकायदा इसकी पंक्तियां गाते हुए निकलते थे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। जी बताइए, क्या डाउट है आपको? मेरे दिमाग में एक द्वंद्व है।
अगर गुप्त जी इतने बड़े राष्ट्रीय कवि थे, हम्म वो पूरे देश को जगाने की बात कर रहे थे और उनके शब्दों से बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन ऊर्जा ले रहे थे, हम्म तो फिर 1931 में उन्होंने साकेत जैसी रचना क्यों की? साकेत। हाँ, मतलब जब पूरे देश में आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी, तब गुप्त जी रामकथा की एक उपेक्षित पात्र, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह वेदना पर एक पूरा महाकाव्य लिख रहे हैं। एक तरफ इंकलाब के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्र कवि एक अकेली स्त्री के आंसुओं का विवरण दे रहा है। क्या ये उनकी अपनी ही स्थापित राष्ट्रीय छवि का विरोधाभास नहीं लगता? सतह से देखने पर ये विरोधाभास लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन गहराई में उतरे तो यही साकेत द्विवेदी युग के उस मानवतावाद का सबसे बड़ा प्रमाण है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब बड़े राजनैतिक और राष्ट्रीय विमर्श का शोर बहुत तेज होता है ना, तो अक्सर एक आम इंसान की और खासकर स्त्रियों की खामोश पीड़ा उसी शोर में दब जाती है। इतिहास हमेशा युद्ध लड़ने वाले नायकों को तो याद रखता है, लेकिन पीछे छूट गए लोगों के बलिदान को भूल जाता है। अच्छा, मतलब राम और लक्ष्मण वनवास गए, ये तो सबको याद है, लेकिन उर्मिला जो पीछे महल में रह गईं। बिल्कुल, उर्मिला ने भी तो 14 साल का वनवास ही झेला था, लेकिन महलों के अंदर एक असहनीय अकेलेपन के साथ। उस अकेली उपेक्षित स्त्री के खामोश संघर्ष और त्याग को एक महाकाव्य का केंद्र बनाना उस युग की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति थी। पॉइंट है, ये तो एक अलग ही लेवल का फेमिनिज्म कह सकते हैं इसे। हाँ, ये इस बात का स्पष्ट ऐलान था कि राष्ट्रवाद सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने या जुलूस निकालने का नाम नहीं है। अपने ही समाज की उन उपेक्षित स्त्रियों को सम्मान और स्वर देना, जिनके बिना कोई भी नायक महान नहीं बन सकता, सच्चे राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। बहुत गहरी बात है। गुप्त जी ने यही प्रयोग यशोधरा में भी किया, जहां उन्होंने बुद्ध के महान बनने की प्रक्रिया में पीछे छूट गई उनकी पत्नी की पीड़ा को आवाज दी और लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये सच में एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। राष्ट्र निर्माण की नींव में एक स्त्री के अनदेखे संघर्ष को पहचानना। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ ये महान आदर्श स्थापित हो रहे थे, वहीं एक और सवाल उठता है। अनुशासन और आदर्शवाद से भरे सख्त द्विवेदी युग में क्या हर कोई बिना किसी विरोध के नियमों को मान रहा था? ये तो मुमकिन ही नहीं है। वही तो, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि जहां अत्यधिक अनुशासन होता है, जहां नियमों की बेड़ियां बहुत सख्त कर दी जाती हैं, वहां से एक नए तरह के विद्रोह का जन्म भी होता है। ये एकदम स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। द्विवेदी मंडल का जो सख्त अनुशासन था, मतलब व्याकरण की 100% शुद्धता, हर बात में उपदेश, नैतिकता और इतिवृत्तात्मकता, इससे धीरे धीरे ऊबन होने लगी थी। लोग बोर होने लगे थे। हाँ, इंसान का मन हमेशा सिर्फ इतिहास, उपदेश या समाज सुधार की बातें नहीं सुनना चाहता ना। उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त करने, प्रकृति की सुंदरता को निहारने और अपनी कल्पनाओं के आसमान में उड़ने की आज़ादी भी चाहिए होती है। और यहीं से शुरू होती है स्वच्छंदता की धारा, या जिसे हम रोमांटिसिज्म लेते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि द्विवेदी मंडल के इस कड़े अनुशासन के समानांतर और कुछ हद तक उसके बाहर एक अलग ही धारा पनप रही थी। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे जैसे कवि प्रकृति प्रेम, वैयक्तिक स्वतंत्रता और रोमानी भावबोध पर कविताएं लिख रहे थे। वो सांचे से बाहर निकल रहे थे। वे देश और समाज की बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अपने मन के किसी कोने में छिपी एकांत की बात कर रहे थे। और यही वो स्वच्छंदतावादी धारा थी जिसने आगे चलकर छायावाद जैसे महान युग की नींव रखी। सुमित्रा नंदन अंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी उसी छायावाद के स्तंभ बने। छायावाद, ये नाम तो बहुत सुना है। छायावाद में आते आते कविता पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गई। वह व्यक्तिगत भावनाओं, गहरे रहस्यवाद और प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म सौंदर्य में डूब गई। वहां समाज से ज्यादा स्वयं की खोज थी।
अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि द्विवेदी युग मानो किसी स्कूल का वो बेहद सख्त प्रिंसिपल था जिसने स्कूल का अनुशासन, यूनिफॉर्म और सिलेबस एकदम दुरुस्त किया। हाँ, बिल्कुल वैसी ही सख्ती। उसने तय किया कि सब लोग शुद्ध व्याकरण बोलेंगे, कोई अशुद्धियां नहीं करेगा और सब लोग काम की ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। दूसरी ओर छायावाद, वो विद्रोही और कल्पनाशील छात्र था जिसने उसी प्रिंसिपल के तय किए गए सिलेबस के किताबों के पन्नों पर मार्जिन में अपनी गहरी व्यक्तिगत और स्वतंत्र भावनाएं, प्रकृति प्रेम और आत्ममंथन लिखना शुरू कर दिया। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या बिना उस सख्त प्रिंसिपल के अनुशासन के वो छात्र मार्जिन में वो खूबसूरत और परिष्कृत कविताएं लिख पाता? शायद नहीं, क्योंकि अगर उसे सही व्याकरण ही नहीं आता तो उसकी कल्पना चाहे जितनी ऊंची हो, वो उसे व्यक्त ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि द्विवेदी युग की वो इतिवृत्तात्मकता, उसका वो सख्त व्याकरणिक अनुशासन और आदर्शवाद उस समय नितांत आवश्यक था। भाषा को खड़े रहने के लिए एक मजबूत ढांचे की दरकार थी। और वो ढांचा द्विवेदी जी ने दिया? हाँ, द्विवेदी जी ने वो मजबूत और त्रुटिहीन ढांचा तैयार किया जिस पर बाद में छायावाद अपनी भावुकता और सूक्ष्मता का भव्य महल खड़ा कर सका। अगर द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के व्याकरण की वो सख्त जमीन तैयार न की होती, उसकी खुरदरी सतह को अपनी लाल स्याही से चिकना न किया होता, तो छायावाद के कवियों की वो आजाद और रहस्यमयी उड़ान कभी संभव ही नहीं हो पाती। मतलब बेस वही था। बिना कठोर व्याकरण के भाषा की वो आजाद उड़ान मुमकिन ही नहीं थी। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। नींव की ईंट कभी बाहर से दिखती नहीं है, वो जमीन के नीचे दबी रहती है, लेकिन पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत उसी पर टिकी होती है। एकदम सही कहा आपने। इस तरह से पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। उसके पीछे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके मंडल के लेखकों की एक भगीरथ तपस्या है। उन्होंने व्याकरण की अशुद्धियों से लेकर साहित्य के विषयों तक सब कुछ उमरी स्ट्रक्चर किया। और ये ज्ञान सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये आज के दौर में भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि कैसे एक स्पष्ट विजन, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी सख्ती किसी भी क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की नींव रख सकती है। बिल्कुल। और उन्होंने हमें ये सिखाया कि भाषा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वो केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वो एक पूरे समाज के सोचने, समझने और तर्क करने के तरीके को आकार देती है। जब भाषा परिष्कृत होती है तो समाज के विचार भी खुद ब खुद परिष्कृत होने लगते हैं। लेकिन हमारी इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने 1900 के दशक की बात की, जब भाषा को एक सख्त नियम की जरूरत थी। अब जरा आज के समय के बारे में सोचिए। आज का समय? जी, आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, मीम्स और इंग्लिश के इस दौर में हिंदी भाषा फिर से एक बेहद अराजक लेकिन स्वतंत्र दौर से गुजर रही है। व्याकरण के पुराने नियम हर रोज टूट रहे हैं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं और डिजिटल चैट्स की अपनी एक अलग ही भाषा विकसित हो गई है जिसका कोई मानक व्याकरण नहीं है। ये तुलना आज के संदर्भ में बहुत उमंग सटीक बैठती है। हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत की तरह ही आज भी भाषा एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस डिजिटल युग में भाषा को फिर से अनुशासित करने के लिए, उसकी अशुद्धियों को रोकने के लिए हमें किसी नए महावीर प्रसाद द्विवेदी की आवश्यकता है? ये एक बड़ा सवाल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आकर एक नया कोड रिव्यू करे और इस इंटरनेट की भाषा पर अपनी लाल स्याही चलाए, या फिर क्या भाषा का ये मुक्त, अराजक और असीमित स्वरूप ही अब भविष्य का नया द्विवेदी युग है? क्या अब हमें किसी सख्त प्रिंसिपल या अनुशासन की नहीं, बल्कि भाषा के इस अनियंत्रित और असीमित भाव को ही नए मानक के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है? ये एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका जवाब ना तो साहित्य के इतिहास में है और ना ही वर्तमान में। इसका जवाब हमें केवल आने वाला समय ही देगा। तो आज की इस गहन चर्चा को हम इसी अनुत्तरित सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं, उस सख्त कोड रिव्यूअर को याद करते हुए जिसने हमें हमारी आज की भाषा दी, और इस बात पर विचार करते हुए कि आने वाले कल की भाषा कौन गढ़ेगा। सोचते रहिए।